ओके, स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर 2 यूनिट 2 की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 क्या है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट का, बस हम क्विकली रिवाइज करेंगे क्या क्या देखा है हमने इसमें। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स। अनलिमिटेड होते हैं, डिफर करते हैं इंटेंसिटी में, हर वांट सैटिएबल है, कॉम्पीट करती है वांट्स एक दूसरे के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री भी होती है। एक वांट सेटिस्फाई करने के लिए साथ में दूसरी भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ऑल्टरनेटिव, अफेक्टेड बाय इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टाइजमेंट, सोशल कस्टम, ये सब चीजों की वजह से भी चेंज होगी। सम वांट्स रिकर अगेन whereas others do not occur again and again. May become habits, customs. Subjective होती है, that it changes from person to person. Relative होती है, that it changes from time to time. Arise from multiple causes. कभी natural instinct के वजह से, कोई social obligation के वजह से, इंडिविजुअल का इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस उसके अकॉर्डिंग भी अफेक्ट होगी। ओके, अब आगे क्या किया था उन्होंने? वांट्स को क्लासिफाई किया था 3 कैटेगरीज में, नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। ओके, हमने डिस्कस किया था। हमने नेसेसरीज के केस में बोला था कि घर तो होना चाहिए, ओके, और कंफर्ट में घर के अंदर एक फैन तो होना चाहिए। लग्जरीज में एसी शुड बी देयर इन द हाउस। ओके, अब ये सेम चीजें हर एक इंसान के लिए ऐसे ही हो कैटेगराइजेशन, नॉट एट ऑल नेसेसरी। कोई चीज किसी इंसान के लिए लग्जरीज है तो किसी के लिए नेसेसिटीज हो सकती है। ओके, और ये नेसेसरीज को फिर से क्लासिफाई किया है। कुछ नेसेसरीज आपके फॉर लाइफ और एग्जिस्टेंस होंगे, कुछ आपकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, कुछ कन्वेंशनल नेसेसरीज, मतलब आपने उसको नेसेसरी बना दिया। मोबाइल जैसे, ओके, मोबाइल आपको जीने के लिए जरूरी नहीं है, फॉर लाइफ और एग्जिस्टेंस रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपने उसको कन्वेंशनल नेसेसरी बना लिया है। ओके, वांट्स को 3 कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया गया, नेसेसरीज, कंफर्ट्स, लग्जरी। और नेसेसरीज को फिर फर्दर क्लासिफाई किया फॉर एग्जिस्टेंस और लाइफ, फॉर इफिशियंसी एंड कन्वेंशनल नेसेसरीज। अब आगे आती है यूटिलिटी की कॉन्सेप्ट। ओके, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। Utility is the want satisfying power of the commodity. Basically, it is expected satisfaction to a consumer when he is willing to spend money on a stock of a commodity which has capacity to satisfy his want. Basically क्या है, आपको पर्टिकुलर चीज कंज्यूम करने से पहले कितना एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है उस चीज से। ओके, सो यूटिलिटी इज व्हाट यू आर रेडी टू पे, what you are ready to pay. Utility is anticipated satisfaction and satisfaction is actual। आप जब satisfy हो जाते हो कंजम्पशन करने के बाद उसको satisfaction बोलोगे। यूटिलिटी में कंज्यूम तो किया ही नहीं अभी तक। okay, so a commodity has a utility for a consumer even when it is not consumed, so before consumption होती है utility। okay, next point, यूटिलिटी के कुछ फीचर्स बताए। सब्जेक्टिव, दैट इज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यूटिलिटी इज नॉट द सेम थिंग एज यूजफुलनेस। एंड यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इथिकली न्यूट्रल है। यहाँ पे अच्छा बुरा नहीं सोचा जाएगा, मॉरल इमोरल की बातें नहीं सोची जाएगी। अब गन में भी यूटिलिटी है मर्डर के लिए, नाइफ में भी यूटिलिटी, तो अच्छी बुरी बातें नहीं देखी जाएगी, यूटिलिटी है, दैट्स इट। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ क्या है कि 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज यहाँ पे डिस्कस की है इस चैप्टर में, इस यूनिट में। कौन सी? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। बहुत बार क्वेश्चन आता है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसने फाइंड आउट किया है, किसने दिया है? मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल। अप्रोच कौन सा है? कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल मतलब यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। बेसिकली यू कैन मेजर यूटिलिटी इन नंबर्स, मतलब कार्डिनल अप्रोच। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज अ कार्डिनल अप्रोच विच इज प्रोपाउंडेड बाय एल्फ्रेड मार्शल, याद रखना है अच्छे से। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस हिक्स एंड एलन ने दिया है। ऑर्डिनल अप्रोच, यहाँ पे क्या है, यूटिलिटी को हम नंबर्स में नहीं मेजर करेंगे, हम रैंकिंग देंगे उसके अलावा। ओके, सो यूटिलिटी हियर नॉट मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, बट हम उसको रैंकिंग देंगे।
कौन से? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑर्डिनल अप्रोच है, प्रोपाउंडेड बाय हिक्स एंड एलन। नाम अच्छे से याद रखो, कौन सा अप्रोच है, कौन से एनालिसिस को बोला है। ओके, क्वेश्चन आते, बेसिक क्वेश्चन होता है तो गड़बड़ नहीं करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। Total utility is sum of the utility derived from different units of a commodity. Basically, formula देखें तो total utility of nth unit is equal to सारे marginal utilities को add करते जाओ, कब तक? nth unit तक। मतलब मुझे अगर TU3 पूछा जाए, क्या करने वाली हूँ? MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 तक जाऊंगी, सारे MUs को add करना है, summation of MUs till nth unit. Total utility is also called as value in use. Total utility को value in use भी बोला है। Next, marginal utility. Marginal utility is additional utility derived from additional unit of a commodity. Okay, आपको additional utility कितनी मिली? Additional एक single unit consume करने के वजह से। Mathematical formula क्या है? MU of nth unit is equal to TU of n unit minus TU of n minus 1। मतलब क्या? मुझे अगर MU5 पूछा है तो मैं क्या करूंगी? टोटल यूटिलिटी अप टू 5th यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 4th यूनिट, मतलब 5 माइनस 1 4 आएगा, सो TU5 माइनस TU4 करूंगी तो MU5 मिल जाएगा। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज बिकॉज MU मतलब आप क्या है? व्हाट यू आर रेडी टू पे बताते हो, सही है ना? तो इसीलिए वैल्यू इन एक्सचेंज बताओगे आप। नेक्स्ट, assumptions है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस मतलब नथिंग बट योर लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ DMU, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, क्या बोलता है ये लॉ? यहाँ पे स्टेटमेंट है, एक बार पढ़ लेते हैं। Additional benefit which a person derives from a given increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. Okay, स्टेटमेंट से बहुत लोगों को तो ये लॉ समझ में ही नहीं आता है। बेसिकली क्या है? आप कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी जितना ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे, जैसे जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे, आपको जो एडिशनल बेनिफिट, यूटिलिटी एडिशनल जो मिलती है, दैट इज MU, वो कम 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 होता जाएगा, कम कम फॉलिंग रहेगा MU। ओके, ये बोलना है इनको। तो इनके इस एनालिसिस के कुछ अजम्पशंस है, ये अजम्पशंस आप साथ में रख के चलते हो तभी आपको ये लॉ फॉलो होता हुआ दिखेगा। पहला, रैशनल होना चाहिए पर्सन। दूसरा, आप बोल रहे हो कि यू आर मेजरिंग यूटिलिटी इन नंबर्स, दैट इज कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, नंबर्स में बता पा रहे हो आप। मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, और ये जो यूटिलिटी बता रहे हो ना आप, रुपी टर्म्स में, मनी टर्म्स में बता रहे हो। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन, एक के बाद एक के बाद एक, विदाउट एनी गैप आपको कंज्यूम करना है यूनिट्स। Different units of a commodity consumed are assumed to be homogeneous, identical, exactly same shape, structure, okay, और टेस्ट भी सेम होना चाहिए, exactly homogeneous. Different unit of commodity consumed should be of standard units, मतलब बहुत ज्यादा बड़े या फिर बहुत ज्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। हाँ, constancy of MU of money, मतलब आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी ना, हर एक रुपी का मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहना चाहिए। हमने डिस्कस किया था क्लास में, क्या डिस्कस किया था? स्टार्टिंग में जब हम हमारे आउट ऑफ हमारे 50,000 रुपीज समझो हमारे पास है, स्टार्टिंग में जो 5,000 रुपीज यूज करेंगे उतना एकदम कैजुअली यूज कर देंगे ना। ओके, तो वहां पे माइंडसेट अलग होगा, कैजुअली यूज करते हो स्टार्टिंग के 5,000, और 45,000 पूरे खत्म हो गए, लास्ट 5,000 बचे, वो यूज करते वक्त आपका मेंटालिटी चेंज हो जाता है। तो इसको मैं बोलूंगी कि कंसिस्टेंसी नहीं रही, कॉन्स्टेंसी नहीं रही आपके MU ऑफ मनी में। मतलब पहले स्पेंड करते हो, कैजुअली स्पेंड कर दिया, आप स्पेंड करते हो बहुत सोच रहे हो, तो देर इज नो कंसिस्टेंसी ऑफ MU ऑफ मनी। बट यहाँ पे एजम्पशन क्या है कि आप दोनों 5,000 स्टार्टिंग वाले और एंड वाले सेम ही टाइप से स्पेंड करो, सेम रखो आपका MU ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, ये क्या है? मतलब हर एक यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी आप बता पा रहे हो इंडिपेंडेंटली। ओके, तो ये ऐसे कुछ अजम्पशंस लॉ ऑफ DMU के।
It is to be noted that it is the marginal utility. Okay, लॉ ऑफ डीएमयू में जो भी फॉलिंग होता है ना, डिक्लाइनिंग होता है ना, वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है, नॉट द टोटल यूटिलिटी विच डिक्लाइंस विथ इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ फूड. तो एमयू फॉलिंग होता है. अब इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू. क्वेश्चंस आते हैं इस पर. कैसा रिलेशनशिप है, याद करो, याद करो. ओके, हम ये पॉइंट्स पढ़े उससे पहले बेसिक एक इनफॉर्मल डिस्कशन करते. टीयू स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग होता है, सही है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बट थोड़ा स्पीड कम 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 होता है बढ़ने का, सही है. हाँ, और एक बार हाईएस्ट रीच कर गया, फॉल होना शुरू होता है. बट इतना है कि टीयू ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव कभी जाता नहीं है. एमयू की बात करें तो एमयू तो थ्रू आउट फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग, बट स्टार्टिंग में ये होता है पॉजिटिव. ओके, फिर चला जाता है 0 पर. ओके, और ये जब 0 पर होता है एमयू, तब आपका टीयू मैक्सिमम होता है. वो जो सेम पॉइंट पर जब एमयू 0 है तभी टीयू मैक्सिमम होता है. उसको आप सैचुरेशन पॉइंट बोलोगे, पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलोगे. ओके, 0 तो चला गया एमयू, इसके आगे अगर जाओगे तो आपका जो एमयू है नेगेटिव में भी जाता है. ओके, तो क्या समझा, एमयू जो है पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ओके, ये हुआ डिस्कशन इनफॉर्मल वे. अब देखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में क्या दिया है. टोटल यूटिलिटी राइजेस एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव. सही है ना, जब तक आपका एमयू पॉजिटिव है तब तक बढ़ते ही जा रहा है. जैसे ही एमयू नेगेटिव में चला जाता है ना, सी एक पॉइंट आता है एमयू 0 होता है, वहां पे आपका टीयू हाईएस्ट होता है. उसके बाद क्या होता है, एमयू नेगेटिव में चला गया, टीयू फॉल होना शुरू हो जाता है. ओके, मतलब टीयू इज राइजिंग एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव. बट जो राइज होता है ना टीयू, स्लो रेट से होता है, डिमिनिशिंग रेट, बिकॉज एमयू भी आपका फॉलिंग 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 है. और टीयू आता कहाँ से, टीयू इज नथिंग बट समेशन ऑफ योर एमयूज. marginal utility diminishes throughout, सही है. next, when mu is 0 tu is maximum, इसी को saturation point बोलोगे. when mu is negative tu fall होना शुरू हो जाता है, diminish होना शुरू हो जाता है. अब ये पॉइंट एक अच्छे से याद रखना है, क्या, mu is the rate of change of tu और slope of tu. mu is rate of change of tu और slope of tu. next, mu can be positive, 0, negative, ऑलरेडी पता है. that's it. आगे जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट. मार्जिनल यूटिलिटी कर्व गोज ऑन डिक्लाइनिंग थ्रू आउट डिक्लाइनिंग होता है, पता है. मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हो. ये भी हुआ. अब हमने ये जो लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा, यहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल कमोडिटी, सिंगल गुड का डिस्कशन किया, सही है. और यहाँ पे इतना ही समझा है, helps us to understand how consumer reaches equilibrium in case of a single good, एक ही commodity. ओके, तो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट कौन सा होता है, कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, दैट इज ही विल बी डिराइविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जब जब mu of a good is equal to its price. when mu is equal to price, मतलब जितना आप पे करने के लिए रेडी हो. मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट व्हाट यू आर रेडी टू पे, और उतना ही प्राइस है, तो वो वाला आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला, दैट इज इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा. ओके, सो कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, दैट इज डिराइविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन mu ऑफ द गुड इज इक्वल टू इट्स प्राइस. नेक्स्ट, और एक हमने देखा था, जो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का होता है ना, उसके बहुत सारे रीजन थे. उसमें से एक रीजन था लॉ ऑफ डीएमयू के वजह से, दैट इज ये जो मार्जिनल यूटिलिटी का डाउनवर्ड स्लोपिंग पढ़ा ना हमने, उसी का इम्पैक्ट आपके डिमांड कर्व पर होता है, और उसी वजह से डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ओके, अब ये जो लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा, इसके लिमिटेशंस क्या है. प्रॉब्लम सबसे बड़ी, अजम्पशंस बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है. पॉसिबल है क्या होमोजेनियस हो हर यूनिट, नहीं. स्टैंडर्ड हो यूनिट, पॉसिबल नहीं है हर जगह. और एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंटिन्यू विदाउट एनी गैप कंज्यूम करना,
केसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड का केस आएगा तो लॉ ऑफ डीएमयू वर्क नहीं कर पाएगा, डिस्कस किया है डिटेल में क्लास में। एंड लॉ फेल्स इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड डायमंड वगैरह, ओके जितने ज्यादा कलेक्ट करोगे उतना आपको एमयू आपका बढ़ता जाएगा, सही है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके 12th बोर्ड के बुक में, जैसे कि बुक रीड करना, जिनको रीडिंग अच्छा लगता है, जितना ज्यादा रीड करेंगे उतना अच्छा लगेगा, तो लॉ ऑफ डीएमयू फॉलो नहीं होता है। और क्या है, जो माइजर्स होते हैं या फिर ड्रंकार्ड्स होते हैं, रैशनल नहीं है ना ये लोग, इरैशनल है, तो इनको भी अगेन क्या लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा, एक्सेप्शन बोलकर दिया हुआ है 12th बोर्ड में, सही है। इसके आगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ना थोड़ा बेटर है लॉ ऑफ डीएमयू से, क्यों? लॉ ऑफ डीएमयू सिंगल यूनिट सिंगल कमोडिटी दिखता था, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी दो से ज्यादा कमोडिटी चलते हैं, ऐसा उनका कहना है। ओके, विल स्टडी मोर देन 2 कमोडिटीज, दो है तो भी चलेगा, दो से ज्यादा भी हम स्टडी करते हैं। तो हमने एक अच्छा एग्जाम्पल लिया था वहां पर कि हम मूवी देखने गए, पॉपकॉर्न भी खाया, फिर डिनर भी किया हमने, ओके और हमने कंपेयर किए थे एमयू और प्राइसेस। तो क्या बोला था तब मैंने, कंज्यूमर इज सेट टू बी एट इक्विलिब्रियम, कब बोलोगे? जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइसेस जो है ना कमोडिटीज के, उनका जो रेशो रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइसेस का रेशो इक्वल रहेगा, तब भी मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइसेस का रेशो हर कमोडिटी का इक्वल रहेगा, तब भी इक्विलिब्रियम में है, ऐसा बोलेंगे। मतलब क्या है, हर 1 रुपए से आपको जो एमयू मिलता है ना, दैट शुड बी सेम फॉर एवरी सिंगल रुपी, आपका जो भी एमयू मिल रहा है आपको वो सेम होना चाहिए, यही लॉजिक है इसके पीछे, ओके। इसके आगे कॉन्सेप्ट आया कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस इज व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। मतलब व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे इज नथिंग बट योर यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ओके, and what he actually pays is market price. So consumer surplus is nothing but, जब तक आपको ना, आप जितना पे करने के लिए यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है ना प्राइस से, जब तक आपको यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा मिलती जा रही है तब तक सरप्लस है, ऐसा बोलोगे। और जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्केट प्राइस सेम हो गए, सरप्लस कुछ भी नहीं दिखेगा, उसके आगे तो सरप्लस का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, नेगेटिव वगैरह लिखना नहीं है सरप्लस का अमाउंट, ओके। और नेसेसिटीज के केस में क्या होता है, नेसेसिटीज के केस में हाईएस्ट होता है कंज्यूमर सरप्लस, बोलने जाओ तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट आंसर आएगा, कितना भी जाओ आप, कितने भी यूनिट्स तक काउंट करते तो भी आप एक नंबर नहीं ढूंढ पाओगे, काउंटिंग रुकेगा ही नहीं, इनफाइनाइट जाएगा, तो यू कैनॉट काउंट और यू कैनॉट मेजर कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ नेसेसिटीज, इसीलिए हाईएस्ट होगा बोला है, ओके। अब ये कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है ना, इसके कुछ लिमिटेशंस अगेन। प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप ये एमयू का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, जबकि एमयू ढूंढना ही, नंबर में काउंट करना ही पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, अनरियलिस्टिक चीज है। और एक क्या बोला है, नॉट मेजरेबल इन केस ऑफ नेसेसरी, समझ में आ गया होगा क्यों नहीं मेजरेबल, क्योंकि इनफाइनाइट आता है, नंबर नहीं बता सकते हो। अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे, ओके तो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट अफेक्ट हो जाएगा, नहीं एग्जैक्टली फाइंड आउट कर पाओगे। एंड नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू गुड्स, क्यों? प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, एग्जैक्ट वैल्यू, रियल वैल्यू शो नहीं करेगा ये कंज्यूमर सरप्लस वाला कॉन्सेप्ट, इसलिए इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू गुड्स। कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी बिकॉज एमयू ऑफ मनी चेंजेस। एक तरफ क्या बोला है, एमयू आप मनी टर्म्स में बताओ, और दूसरी तरफ नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि कंस्टेंसी ऑफ एमयू ऑफ मनी नहीं रहता है, ओके तो बेसिकली कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकल है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये सब कार्डिनल अप्रोच में ही था, सब कुछ कार्डिनल अप्रोच का ही पार्ट था कंज्यूमर सरप्लस तक भी। अब ऑर्डिनल अप्रोच आता है, दैट इज इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस।
इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, क्या है इंडिफरेंस कर्व? Indifference curve represent all those combination of good which give same level of satisfaction, same level of satisfaction। assumptions क्या है इस आईसी अप्रोच के? पहले तो बोला है रैशनल होना चाहिए, कंज्यूमर जो भी है उसको पूरी इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल कंसीवेबल कॉम्बिनेशंस अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन। आपको अच्छे से रैंकिंग करते आना चाहिए। ओके, आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उस हिसाब से। अब अगर आप ए टू बी प्रेफर कर रहे हो, बी टू सी, देन ही मस्ट प्रेफर कॉम्बिनेशन ए टू सी। लॉजिकल है, ट्रांजिटिविटी। आप ए टू बी प्रेफर कर रहे हो और बी टू सी प्रेफर कर रहे हो, तो यू मस्ट प्रेफर कॉम्बिनेशन ए टू सी। और एक क्या बोला है, इफ कॉम्बिनेशन ए हैज मोर कमोडिटीज देन कॉम्बिनेशन बी, देन ए मस्ट बी प्रेफर्ड। ज्यादा अच्छा, ओके, जितना ज्यादा वो अच्छा। जहां पे ज्यादा मिल रहा है वहीं पे जाओगे, जहां पे ज्यादा कमोडिटीज मिलेंगे वही प्रेफर करोगे। इसके आगे ये तो हो गए अजम्पशंस। अब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व एक ही प्लेस पर अगर ड्रॉ करते हैं, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, तो इसको क्या बोलोगे? इंडिफरेंस मैप। फिल इन द ब्लैंक आ सकता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट था एमआरएस, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है? रेट एट विच कंज्यूमर इज रेडी टू एक्सचेंज अ गुड फॉर अनदर। आप एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो जाते हो दूसरे गुड के लिए, एक गुड को। ओके, अब ये एमआरएस फाइंड आउट कैसे करना है एक्स फॉर वाई के लिए? दैट इज mu ऑफ एक्स अपॉन mu ऑफ वाई। ओके, mu ऑफ एक्स अपॉन mu ऑफ वाई। इस तरीके से एमआरएस एक्स वाई फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा था हमने कि ये जो एमआरएस है ना, ये डिमिनिशिंग है, फॉलिंग है। एमआरएस फॉल्स एज वी एक्सचेंज मोर ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड फॉर अनदर। और उसी वजह से आपका इंडिफरेंस का कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, बिकॉज योर एमआरएस इज फॉलिंग, डिमिनिशिंग। उसी वजह से ये जो इंडिफरेंस का होता है ना, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। ओके, बीच में एक पॉइंट रह गया है। इफ गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट देन एमआरएस शैल बी कांस्टेंट। अब हम जो दो गुड्स कंसीडर कर रहे हैं ना, यहाँ पे दो गुड्स कंसीडर करते हैं इंडिफरेंस कर्व में, सही है ना? यहाँ पे एक होता है, इस एक्सिस पर एक होता है, तो ओनली टू कमोडिटीज आते हैं। तो अगर ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, तो मुझे बोलो मंच और पर्क, हमारा एग्जाम्पल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं एक मंच देने को तैयार हूं आपको, तो आप क्या बोलोगे? इन रिटर्न भी हम आपको एक ही पर्क देंगे मैम। अब कोई पागल ही इंसान हो जो एक मंच लेकर 4 पर्क देगा, तो एक्सचेंज करते वक्त सेम ही आप जितना दे रहे हो उतना ही लेने वाले हो। ओके, सो हर बार ये जो एमआरएस रहेगा ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट करते हो सेम क्वांटिटी हो रही है सब्स्टिट्यूट हर बार, हर बार। तो आपको ये एमआरएस कांस्टेंट दिखेगा, फॉलिंग नहीं दिखेगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में। सो क्लियर कर लो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में डिमिनिशिंग नहीं होता है एमआरएस, कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, क्योंकि सेम क्वांटिटी हर बार आप सब्स्टिट्यूट करने के लिए रेडी होते हो। दैट्स इट। आगे, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट। ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी भी एक दूसरे को, क्योंकि सी इस पॉइंट पे दोनों का सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और उसके अकॉर्डिंग तो दोनों पे सभी पॉइंट्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, जो भी हायर रहेगा इंडिफरेंस कर्व उसमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो अब यहाँ पे तो सेम हो रहा है, हायर वाले में भी लोअर वाले में भी। और किसको हायर बोले किसको लोअर बोले वही नहीं समझता है अगर इंटरसेक्ट होते हैं तो। ओके, और ये जो बोला मैंने कि हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, IC2 है, IC1 है। ज्यादा सेटिस्फेक्शन यहाँ पे हायर वाले आईसी, कम सेटिस्फेक्शन IC1 पर। ओके, नेक्स्ट, ये इंडिफरेंस कर्व कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेंगे। मतलब ये जो ड्रॉ कर रही हूँ ना, ऐसे टच करता हुआ नहीं जाएगा, किसी भी एक्सिस को नहीं करेगा। क्यों नहीं? अगर टच कर जाएगा तो वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स नहीं रहेगा, किसी एक गुड का ही आएगा काउंटिंग। ओके, तो हमको तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स चाहिए। तो इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच द एक्सिस,
कोई भी एक्सेस टच नहीं करेगा। इसके बाद आया बजट लाइन। बजट लाइन ड्रॉ करना है तो दो चीजें जरूरी है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, आपका बजट पता होना चाहिए आपको, और दोनों गुड्स के प्राइसेस। टू कमोडिटीज आर देयर ना, एक्स एक्सिस पर एक होता है वाई एक्सिस, तो दोनों के प्राइसिंग आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, अब ये बजट लाइन, बजट लाइन पे कैसे, ऑल दोस कॉम्बिनेशन विच आर विद इन द रीच ऑफ द कंज्यूमर। समझो ऐसी कुछ बजट लाइन आई है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो आपके बजट में रहेंगे। अज्यूमिंग दैट आप पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हो, ओके यहाँ पे ये एक अजम्पशन है, पैसे पूरे यूज होने चाहिए, इनकम पूरी यूज होनी चाहिए, ओके कंप्लीट। तो ये बजट लाइन पे हर पॉइंट ऐसा रहेगा जो विद इन द रीच ऑफ कंज्यूमर है। अब और एक याद क्या रखना है, इट शुड बी नोटेड दैट एनी पॉइंट आउटसाइड द गिवन प्राइस लाइन, यहाँ पे हो अगर, ये प्राइस लाइन है आपका, दैट इज बजट लाइन, आउटसाइड जो भी रहेगा वो बियॉन्ड द रीच, क्योंकि हमारे बजट के ऊपर रहेगा ये। एनी कॉम्बिनेशन लाइंग विद इन द बजट लाइन, अंदर की साइड है, तो अंडर स्पेंडिंग, कम पैसे खर्च होंगे, ये भी नहीं चलता है, आपको पूरा मनी इनकम स्पेंड करना है। ओके नेक्स्ट, ये जो स्लोप होता है बजट लाइन का, इसी को प्राइस रेशो बोला जाता है। प्राइस रेशो, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, और ऊपर हमने एमआरएस कैसे ढूंढना है देखा था, एमआरएस ऑफ एक्स वाई कैसे देखा था, एमयू ऑफ एक्स अपॉन एमयू ऑफ वाई बोला था। ये कहाँ पे बोला था, इन डिफरेंस कर्व की जगह पर, ये कहाँ पे बोल रहे हो, बजट लाइन के लिए बात चल रही है प्राइस रेशो की। बजट लाइन का जो स्लोप है, इट इज नथिंग बट योर प्राइस रेशो विच इज पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ वाई। ओके ये दोनों भी देख लिया, बजट लाइन भी देख लिया, आईसी भी देख लिया, दोनों को क्यों देखा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढने के लिए। इक्विलिब्रियम कौन सी रहेगी पोजीशन, आपका प्राइस लाइन दैट इज बजट लाइन, जहां पर टेंजेंट करेगा आपके आईसी कर्व को, ये आपका आईसी, ये बजट लाइन है समझो, ये टेंजेंट जहां पर करेगा ना, इसको आप बोलोगे इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब यहाँ पे क्या है देखो, आपके बजट लाइन का ये स्लोप है, और आपके आईसी कर्व का स्लोप क्या है, mu ऑफ x अपॉन mu ऑफ y। ओके दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक जगह पर है वहां पे। सो व्हेन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, तो इक्विलिब्रियम दो तरीके से बोल सकते हो, एक तो टेंजेंसी वाला पॉइंट बताओ, दूसरा क्या है, एमआरएस इज इक्वल टू प्राइस रेशो। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लिखा है देखो आगे, ये एमआरएस जो है वो इक्वल रहेगा प्राइस रेशो के साथ। और याद है कि आपको ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, कार्डिनल अप्रोच में, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाला लॉ, उसका भी यही कहना था। क्या कहना था, mu ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y। तो दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं मैम हमको, दिखाओ कैसे सेम है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इसको यहाँ पे, चलता है ना, चलता है, मैथ्स में तो पढ़ा है, सेम हो गया देखो। ओके मतलब हमने जो कार्डिनल अप्रोच पढ़ा, हमने जो ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ा, दोनों का कंक्लूजन सेम ही आ रहा है एट द एंड। जो भी इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आ रहा है ना, दोनों का कंक्लूजन सेम आ रहा है। इसके आगे चैप्टर 3 का कुछ पार्ट था जो सिमिलर टू योर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस था, वो भी हमने कवर किया था यहाँ पे चैप्टर 2 यूनिट 2 में, विच इज आइसोकॉन्ट आइसोकॉस्ट। ओके तो आइसोकॉन्ट क्या होता है, represent all those combination of input which are capable of producing same level of output। इंडिफरेंस कर्व में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे सेम लेवल ऑफ आउटपुट, क्वांटिटी याद रखो, आइसोकॉन्ट से क्वांटिटी, कितना प्रोडक्शन होगा उसकी क्वांटिटी, दैट इज आउटपुट, सेम लेवल ऑफ आउटपुट शो करेगा। आइसोकॉन्ट्स आर आल्सो कॉल्ड इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स, नाम याद रखो, प्रोडक्शन वाला इंडिफरेंस कर्व भी बोलोगे इसको, आइसो प्रोडक्ट कर्व्स। नेक्स्ट, आइसोकॉन्ट्स की भी सेम प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व की तरह, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, एमआरटीएस कर दिया, ओके एमआरटीएस टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, एंड नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं, सब कुछ सेम।
डिफरेंस क्या है देखो, देयर इज अ वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। इन डिफरेंस कर्व में इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू क्वांटिफाई द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। नंबर्स में बता सकते हो, कहने के लिए तो बोलते हो कि फाइंड आउट कर सकते हो, बट याद करो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज अ ऑर्डिनल अप्रोच। तो नंबर्स में यू कैन नॉट क्वांटिफाई, बता ही नहीं सकते हो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो भी कंज्यूमर को मिलता है। बट यहाँ पे आइसोकॉन्ट में यू कैन क्वांटिफाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इजीली क्वांटिफाई, नंबर में बता सकते हो ना, वो क्वांटिटी। ओके, तो देयर इज अ सिंगल डिफरेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट इज आइसो कॉस्ट, दैट इज इक्वल कॉस्ट लाइन। जैसे वहां पे बजट लाइन था, प्राइस लाइन था, यहाँ पे आइसो कॉस्ट, मतलब जो आपने डिसाइड किया ना प्रोडक्शन कितना करना है उसका क्वांटिटी आइसो काउंट में डिसाइड किया, तो आपका बजट कितना है, कितना कॉस्ट आपको चलता है। ओके, आइसो कॉस्ट लाइन इज ऑल्सो नोन एज बजट लाइन, बजट कंस्ट्रेंट लाइन। तो ये क्या दिखाएगा, वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स विच द फर्म कैन बाय विद द गिवन आउटले। सो जो भी पॉइंट्स रहेंगे इस बजट लाइन पर वुड कॉस्ट द फर्म सेम अमाउंट। बेसिकली बजट लाइन जैसे पढ़ी थी हमने ऐसे ही रहेगी ये भी, और आईसी कर्व जो पढ़ा था वैसे ये आइसोकॉन्ट, ये आइसोकॉन्ट और ये यहाँ पे आइसो कॉस्ट। ओके, और ये जो रहेगा ये टेंजेंसी पॉइंट, इसको क्या बोलना है यहाँ पे, सी इक्विलिब्रियम मत बोलो, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे इक्विलिब्रियम नाम का कॉन्सेप्ट दिया नहीं है, वहां पे जैसे स्लोप वगैरह बोला था। ओके, बजट लाइन का स्लोप मतलब प्राइस रेशो, कुछ भी दिया नहीं है, खुद से कुछ क्रिएट मत करो है नया कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या बोलना है, टेंजेंसी पॉइंट जो भी रहेगा, ओके, आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट में वो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए कम से कम कॉस्ट इतनी लगेगी, दैट्स इट। इतना ही डिस्कशन हमने चैप्टर 2 यूनिट 2 में किया है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 यूनिट 3 डिस्कस करेंगे। ओके, अभी के लिए हम लोग इतना ही कवर अप करेंगे।